लगता था। दाहिर वंशज थे राजा चच के, जिन्होंने सिंध को एकजुट कर एक स्थिर राज्य की स्थापना की थी। चच की मृत्यु के बाद दाहिर ने न केवल राज्य को संभाला, बल्कि बाहरी आक्रमणों के विरुद्ध उसकी ढाल बन गए। उनका शासन केंद्र अलौर या अरौर में था, जो सिंध की प्राचीन राजधानी थी। वहां से वे उत्तर में मुल्तान और दक्षिण में देबल यानी कराची के पास के बंदरगाह तक शासन करते थे। उस समय अरब साम्राज्य अपनी चरम सीमा पर था। खलीफा के आदेश पर अरब सेनाएं पूर्व की ओर बढ़ रही थीं और उनका लक्ष्य था भारत की समृद्ध भूमि। पहले उन्होंने बलूचिस्तान और मकरान पर अधिकार किया और अब उनकी नज़र सिंध पर थी। सिंध के गांवों में खेत लहलहाते थे, सिंधु नदी के किनारे व्यापारी नौकाएं चलती थीं और देबल का बंदरगाह अरब व्यापारियों का केंद्र था। मंदिरों में दीप जलते थे, विद्यालयों में वैदिक विद्या सिखाई जाती थी। राजा दाहिर का शासन प्रजा के लिए स्वर्ण युग जैसा था, न अत्याचार, न भूख, न अन्याय। परंतु इतिहास की हर स्वर्णिम कथा की तरह यहां भी क्षितिज पर एक तूफान उमड़ रहा था, अरब सेनाओं का तूफान। साल 711 ईस्वी के आसपास जब समुद्र मार्ग से अरब व्यापारी भारत आने लगे, तो एक घटना ने सब कुछ बदल दिया। सिंध के तट पर जहाज़ों का बेड़ा लूटा गया, जिनमें अरब स्त्रियां और धन था। बगदाद के खलीफा ने इस घटना का दोष राजा दाहिर पर लगाया, जबकि वो लूट समुद्री डाकुओं ने की थी, जो सिंधु के किनारे रहते थे। परंतु बहाना मिल चुका था। खलीफा ने आदेश दिया, हिंद की भूमि को इस्लाम के झंडे के नीचे लाओ, और इस मिशन के लिए भेजा गया एक युवा सेनापति मोहम्मद बिन कासिम, जिसकी तलवार उतनी ही तेज थी जितना उसका विश्वास। दाहिर को जब समाचार मिला कि अरब सेनाएं मकरान पार कर सिंध की सीमा में प्रवेश कर रही हैं, उन्होंने सभा बुलाई। उनके पुत्र जयसिंह और जयराज दोनों वीर और रणनीतिक बुद्धि वाले थे। Our strategy must focus on securing these border regions first, as they are key to our expansion. हमारे धर्म, हमारी स्वतंत्रता और हमारी अस्मिता का है। हम सिंध की मिट्टी पर विदेशी पांव नहीं पड़ने देंगे। दाहिर की आंखों में गर्व झलक उठा।